हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट चैप्टर को समझने के लिए आप लोगों को एक इससे पहला चैप्टर जो है मैट्रिसेस, आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर को ठीक से पढ़ा हुआ है तो इस डिटरमिनेंट को समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर नहीं किया तो आप लोग डिटरमिनेंट को नहीं कर पाओगे, मगर मैट्रिक्स करने के बाद में आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है हेमंत सैनी, मैं एक मैथमेटिक्स ट्यूटर हूं और आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लेके आता रहता हूं और अपने कुछ ऐसे मेथड्स लेके आता हूं जो आप लोगों को समझने में बहुत आसान हो। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट के अंदर हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। जो टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग जैसे होती है किसी भी टॉपिक की, उसकी डेफिनेशन से उसकी स्टार्टिंग होती है। तो पहले टॉपिक को हम लोग डेफिनेशन की पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। सेकंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मींस इस डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, ऐसे यहाँ पे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज भी हैं। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप लोग आगे की एक्सरसाइज के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग किसी भी जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते थे, एक स्पेशल फॉर्मूला आप लोग बनाते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का मॉडिफाइड फॉर्म इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आएगा माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट। तो माइनर एंड कोफैक्टर जैसे जैसे हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा कि माइनर एंड कोफैक्टर क्या होते हैं डिटरमिनेंट के। पॉइंट फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यहाँ से हमारा एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, देन उसके बाद में सिक्स पॉइंट जो होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक की, जो है डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो डेफिनेशन मैंने कहा, अगर आप लोगों को मैट्रिक्स पता है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर पहले ही स्टार्टिंग में मैट्रिक्स वर्ड आ गया है। तो देखिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। इट मींस हम किसी भी स्क्वायर को किसी एक ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो कर दें कि उसकी हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ जाए, तो वो जो नंबर होगा, वो जो वैल्यू होगी, वही हमारे उस मैट्रिक्स की क्या बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए आई जे, ये आप लोग मैट्रिक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हो। ए आपका एलिमेंट होता है, आई मींस आपकी रो होती है और जे आपकी कॉलम होती है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है, आपका 3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, जनरली इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3x3 की मैट्रिक्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा आपका सिलेबस में नहीं है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय DET, है ना, DET ए और मॉडुलस ए। अब ये मॉडुलस नहीं बोला जाएगा यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस क्योंकि आप लोग मॉडुलस को ज्यादा जानते हो। यहाँ पर हम लोग इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है, आपने मैट्रिक्स के एलिमेंट आपने देखे होंगे, तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, यहाँ पे कॉर्नर टर्न होते थे। ठीक है, मींस स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते थे, बट यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज ना करके सीधी स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे जो आपकी मॉडुलस के फॉर्म में दिखाई देती है, बट ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, ये इसके वही एलिमेंट्स होते हैं, A11, A12, A13। जो फर्स्ट नंबर है वो आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट का या मैट्रिक्स के जो साइन होते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के जो साइन होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है, पहली रो पहली कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका प्लस से स्टार्टिंग होगी, देन माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो अगर मैं इसकी रो को
इंटरचेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर, वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि जैसी रो है वैसे ही आपकी कॉलम है। और ये प्रॉपर्टी भी है, हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी हिंदी जो डेफिनेशन है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रत्येक वर्ग अवयव की संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का सारणी कहलाता है। मीन्स किसी भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स की संगत कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है जिसको हम लोग उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो बाकी इसका इंडिकेशन है, हम लोग इसको कैसे इंडिकेट करते हैं। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट मींस उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जी। अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स इस तरह से है ए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है ए और वो डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे बहुत इजी से नंबर ले रहा हूँ 1 2 3, बहुत सिंपल से नंबर है 2 1 4 और 3 2 1। मैंने छोटे छोटे नंबर ले लिया 1 to 4 के अराउंड, जो इसकी एंट्रीज मैंने करी है तो 1 to 4 के अराउंड मैंने नंबर ले लिए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। बट इन जनरल हम लोग फर्स्ट रो का ज्यादा यूज करते हैं या फर्स्ट कॉलम का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की या मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अभी जनरली मैं इस डिटर्मिनेंट की केवल फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट होगा जिसको आपने पढ़ा था, फर्स्ट प्लस का होता है, सेकंड माइनस का होता है एंड थर्ड आपका प्लस का होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, पहला एलिमेंट ऐसे लिख दीजिए। अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देन ब्रैकेट, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट आपने -2 है रख दीजिए, आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। थर्ड ब्रैकेट आपका +3 है लिखिए और आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। देन इसके बाद में अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं, ठीक है। जब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो देखो फर्स्ट एलिमेंट के जो नीचे की रो है उसको आप लोग छुपा लीजिए, ठीक है। पेन से या किसी भी कॉपी से आप इसको छुपा सकते हो, ठीक है, या हाथ से भी छुपा सकते हो, क्योंकि कॉपी पर आप इसको नोटबुक पे करेंगे। और इसकी रो को आप लोग छुपा लीजिए। मीन्स जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो उससे संबंधित कॉलम और उससे संबंधित जो आपकी रो होगी उसको हम छुपा लेंगे। उसके बाद में पूरे डिटर्मिनेंट के हमारे पास में केवल 4 एलिमेंट बचेंगे। जब आपने इन नंबर्स को छुपा लिया है ऐसे ऐसे, है ना, मैं इसको बाद में इरेज कर दूंगा। जब हमने इन नंबर्स को छुपा लिया तो मेरे पास ये 4 नंबर्स बच रहे हैं 1 4 1 2, ठीक है। तब मैं इसमें किस तरह से लिखूंगा, जो मेन डायगोनल होता है उसके अलोंग विद जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, 1 into 1 एंड माइनस आएगा बीच में, 100% माइनस ही आएगा। एंड 2 into 4, 2 into 4। सेकंड नंबर पे चलते हैं तो सेकंड आपका क्या होता है, ये 2 के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जब हम सेकंड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉरी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, सेकंड कॉलम आपकी बिल्कुल ढक जाएगी, छुप जाएगी और फर्स्ट रो तो आपकी जा ही रही है। तो आप देख रहे होंगे जो मेरे पास 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये नंबर बच रहा है 2 4 1 एंड 3। फिर से वही मेन डायगोनल के साथ में चल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 into 1 एंड माइनस 3 into 4, ठीक है। सेम अब आपको थर्ड के लिए बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या होगा, इस थर्ड एलिमेंट के लिए चलते तो नंबर 3 है और इसकी ये कॉलम छुप जाएगी, ये रो छुप जाएगी, 4 एलिमेंट्स फिर से बच जाते हैं। डायगोनल के साथ चलने पर हमें क्या मिलेगा, 2 into 2 एंड -3 into 1। बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से वैल्यू मिल जाती है। तो 1 into 1 to 1 मीन्स 1 -8 एंड -2 into 2 1 जा 2 -3 4 जा 12 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड -3 1 जा 3।
ठीक है, ध्यान रखना फर्स्ट एलिमेंट ये जो साइन है इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस, ठीक है। अब अगर आप सेकंड कॉलम सेकंड रो के अलोंग भी शुरू करोगे, सेकंड रो में क्या साइन होगा, माइनस प्लस एंड माइनस, यहाँ माइनस फिर प्लस, ये माइनस सेकंड एलिमेंट सेकंड रो के एलिमेंट रखने के बाद में, ठीक है। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपको 1 इंटू माइनस 7 माइनस 2 एंड 2 इंटू माइनस 14, 2 इंटू माइनस 14 माइनस माइनस 10, ठीक है। 2 इंटू माइनस 10 माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 10 और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1, और सॉल्व कर लेते तो माइनस 7 आएगा प्लस 20 आएगा एंड प्लस 3 आएगा, 23 प्लस हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, 23 प्लस और माइनस 7, देन इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 23 में से जब आप इसमें से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे केवल 16। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मींस कितनी आ जाएगी 16। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसको मैं किसी और कॉलम के या और रो के अलोंग विद, ये मैं आपको फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके दिखाते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, चलो ठीक। तो डिटरमिनेंट क्या है आपका, a इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 एंड 4 3 2 एंड 1। बहुत से बच्चे होंगे जिनको कॉलम की रेस्पेक्ट में ओपन करने में एक्सपेंड करने में ज़्यादा आसानी होगी, और कभी कभी क्वेश्चन की जरूरत भी हो जाती है कि भाई हमें उसको कॉलम के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, फिर से वही वैल्यू के लिए आपको, क्योंकि सेकेंड कॉलम को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हो यानी कि उसके साथ में चलना चाह रहे हो, तो उसके सारे एलिमेंट आप सेकेंड रो नहीं कॉलम आएगी, है ना। अब सेकेंड कॉलम के साथ में चलना चाह रहे हो तो सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम को आप, क्योंकि फर्स्ट कॉलम के साथ में चलना चाह रहे हो उसको लेकर के इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो डिटरमिनेंट को, तो आपको फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ऑक्यूपाई करने पड़ेंगे, या उसको सेट कर दीजिए, वो तो मेरे सेट हो गए। चलिए लिखते हैं, साइन आपको यहाँ पे भी पता है, वो आपके थे क्या, प्लस माइनस एंड प्लस, तो वही साइन से लेंगे, प्लस 1 ब्रैकेट 1 2 3, आई थिंक मैंने ये सेम मैट्रिक्स हो जाएगा, सेम डिटरमिनेंट हो जाएगा कि यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 ही है, तो मैं यहाँ पे नंबर को चेंज कर रहा हूँ, अब आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट जो 1 है उसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं, 1, और मेरे पास में ये वाली कॉलम भी रो भी चली जाएगी तो वही 4 एलिमेंट बचते हैं, तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 4 ब्रैकेट माइनस 0 के लिए सॉल्व करते हैं तो ये कॉलम चली गई, अब ये और ये दो नंबर बचेंगे, है ना। तो 2 इंटू 1 देख लेना, 2 इंटू 1 एंड माइनस 2 इंटू 3, क्या लिया हमने ये वाले एलिमेंट लिए हैं, बहुत ध्यान से ये वाले एलिमेंट लिए हैं। अब जो सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे एंड प्लस लास्ट नंबर है आपका 3 के लिए करेंगे तो हमें ये चारों एलिमेंट मिलेंगे, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। और भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेशन है वो जरूर आनी चाहिए, अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं आने वाला। ये पूरा का पूरा पार्ट कैलकुलेशन में है, ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन है, ये केवल मेथड है, यहाँ से यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि ये केवल मेथड है, बट उसके नीचे सब कैलकुलेशन है। मेथड आप सीख जाते हो, मेथड कोई बहुत भारी चीज नहीं होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कैलकुलेशन का होता है, और बहुत सारे बच्चे जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो कैलकुलेशन को बहुत केयरफुली सॉल्व किया करें। 1 ब्रैकेट 1 1 जा 1 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 0 ब्रैकेट 2 1 जा 2 एंड माइनस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 एंड प्लस 3 ब्रैकेट 8 माइनस 0, है ना, 3 0 0, ठीक है। ये मिलेगा आपको 1 इंटू माइनस 7, यहाँ पे आपको पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 0 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, एंड प्लस 3 इंटू यहाँ मिलेगा 8, 8 में से 0 लेस करेंगे तो 8 मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 7, ये तो खत्म हो गया, साइन भी खत्म हो जाएगा, और प्लस 24, तो 24 में से जब आप 7 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका नंबर जो आएगा 17 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ कितनी आती है, 17 आती है। देखो मैंने एक नंबर चेंज किया 0, तो आपकी वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 को चेंज नहीं करता, इसको फिर से वही एक्सप्लेन कर देता, तो वैल्यू आपकी सेम आती, चाहे आप डिटर्मिनेंट को रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो, चाहे इसको कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करो,
ठीक है। आई थिंक जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की जाती है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप वर्क भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यस, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं और उसको समझेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, the value of determinant remain unchanged if its row and column are interchanged। अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे, ठीक है, रो को चेंज कर दे कॉलम के अंदर, मींस सभी रोज को सभी कॉलम में चेंज कर दे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है, मींस उसकी वैल्यू पर कोई भी डिफरेंट इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पी क्यू एंड आर, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ में चलता हूँ, जो प्रॉपर्टी में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो क्या कह रही है कि अगर मैं सभी रोज को इंटरचेंज कर दूं कॉलम के साथ में, ठीक है, कॉलम से, तो क्या होगा, देखो ए, अभी ये ए बी सी रो के अंदर है तो ये कॉलम में आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। तो आप कह सकते हो कि मैंने सारी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया है, तो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज दैट जैसे लास्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 16 आ रही थी, तो इसकी वैल्यू अगर 16 है तो इसकी भी वैल्यू आपकी 16 ही होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात। ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है, और साइन भी आपको मैंने बता दिया था, जो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग साइन चलते हैं वो भी आपके एज इट इज ही रहेंगे, ठीक। तो सेकंड प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं, ये सेकंड है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट की किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कहा गया है कि अगर हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, बट सेकंड जो प्रॉपर्टी उसमें कहा गया है अगर हम लोग R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करते हैं, मींस रो का रो में इंटरचेंज और R1 C1 का C2 के साथ में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि कॉलम का कॉलम के साथ में इंटरचेंज। अब वो 1 हो सकता है, 2 है ना, 1 का 2 में हो सकता है, 2 का 3 में भी हो सकता है, 1 का इंटरचेंज 3 में भी हो सकता है, 1 का इंटरचेंज 3 में भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे कोई बात नहीं, किसी भी कॉलम को किसी भी रो में, हाँ, लेकिन ये नहीं करेंगे कि हमने एक कॉलम को एक रो में इंटरचेंज कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि R1 इंटरचेंज C1, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। R1 इंटरचेंज C2 और बाकी सारे के सारे एलिमेंट, बाकी सारी रो ऐसी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग केवल यही चीज यूज कर सकते हैं, रो को रो में इंटरचेंज करेंगे, और अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है तो पूरे के पूरे डिटरमिनेंट को हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब इसमें किस तरह से होगा देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो ए बी सी एक मिनट एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, हम क्या इसके अंदर यूज कर रहे हैं, दरअसल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस वर्क को क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे जो ये वर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरचेंज जो कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं इस डिटर्मिनेंट के ऊपर, हम लगाने वाले हैं कि हमने R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ में, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 के साथ में, तो भैया डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज बनी रहेगी, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखो P Q R सबसे ऊपर आ गया, X Y Z बीच में ही रहेगा, और A B C नीचे हो गया। तो आपने इसको इसके साथ में इंटरचेंज कर दिया है ना, इसको R1 को R3 के साथ में इंटरचेंज कर दिया है, तो जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो सेम रहेगी, मगर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हो। अगर सेकंड ऑपरेशन लगाते हैं C2 इंटरचेंज C3, C2 इंटरचेंज C3, तो भी क्या होगा, तो भी माइनस ही आएगा। हम यहाँ से यहाँ चलेंगे डायरेक्ट, ध्यान रखना, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ के लिए हम लोग जो मेन डिटरमिनेंट हमने बनाया उसके साथ चलेंगे, तो भी साइन जो साइन है वो तो चेंज हो जाएगा। और हमने C2 को चेंज किया है, C2 को,
तो भैया C1 तो सेम रहेगी, x a x और p, यहाँ पर हो जाएगा c z और ये y, ये हो जाएगा b y एंड q। तो आप देख रहे होगे हमने C1 को C2 के साथ में इंटरचेंज कर दिया है, तो वैल्यू फिर भी यहाँ पे सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम रहती है, तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, डायरेक्ट जीरो हो जाती है। आपको वैल्यू भी फाइंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, आपका जो आंसर होगा डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। या दूसरा डिटरमिनेंट अगर हम लोग लेते हैं, मीन्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक मिनट ऐसे ना लेकर के ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरी जो C1 है, C2 है, सॉरी C2 जो है वो C3 के सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो R1 थी वो R2 के सेम थी, यहाँ पे C2 जो है वो C3 के सेम है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इसकी जीरो होगी। ठीक है, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू यहाँ पे आपकी जीरो होगी। बहुत इजी सी प्रॉपर्टी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। यस, प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। आप कहाँ से आ गए भाई? आ जाइए जी। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रही है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, अगर हम लोग ये भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी आपकी मैट्रिक्स से थोड़ी सेम है, बट थोड़ी ही सेम है, बट पूरी की पूरी डिफर है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मैट्रिक्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, बट वहां की जो प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल डिफर है। आप इसमें देखिएगा, मैं मैट्रिक्स भी समझाऊंगा इसके अंदर। तो मैट्रिक्स में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करी थी जी। इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, सॉरी पूरे डिटरमिनेंट के अंदर उस नंबर की कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या करी जा रही है? अगर हम किसी एक रो के अंदर या किसी एक कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई होती है, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मैंने एक नंबर लिया ए, सॉरी एक डिटरमिनेंट लिया ए, और उसको लिखा भैया ए के बी के एंड सी के, एक्स वाई और जेड पी क्यू और आर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो के है वो कॉमन है पहली रो के अंदर, यहाँ पे जो के है वो कॉमन है फर्स्ट रो के अंदर, तो आप के को कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू और ये आर आ जाता है। तो आप देख रहे होंगे हमने ए कॉमन निकाला, तो ए तो बाहर आ गया और पूरा का पूरा डिटरमिनेंट उसकी मल्टीप्लाई में है। यानी कि अगर हम लोग एक रो या एक कॉलम में से कोई भी नंबर कॉमन निकालते हैं, तो इन जनरल उसकी मल्टीप्लाई पूरे डिटरमिनेंट के साथ होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो केवल फर्स्ट रो के अंदर है, तो पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई क्यों होगी? बट जनरली उसकी मल्टीप्लाई पूरे डिटरमिनेंट के अंदर होती है। वो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जब हम इसको कॉमन निकाल के लेकर आए। सेम इसी की तरह कि आपके कॉलम के अंदर कॉमन होता है, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी कॉलम के अंदर हो। मैं एक नंबर ऑफ एग्जाम मतलब डिजिट वाइज एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट आपके पास जो डिटरमिनेंट है वो क्या है? 2 ना लेकर के मैंने ऐसे ले लिया इसमें। ओके, 3 9 एंड 12, 3 9 12, 2 6 एंड 8 एंड आपका यहाँ पे आ गया आपका कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका आ गया है 3 1 और 3। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो पहली रो है उसके अंदर नंबर 3 जो है वो कॉमन है, जो सेकंड रो है उसके अंदर भी जो नंबर 2 है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे दोनों रो में से अलग अलग नंबर कॉमन निकालेंगे। पहली रो में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई होगा। दूसरी रो में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा हुआ डिटरमिनेंट होगा वो क्या बचा है देख लेते हैं। वो बचा हुआ जो डिटरमिनेंट है वो आपका बचा है भाई, यहाँ पे ना लिख करके मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 into 2 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया है। अब जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट मेरा बचता है वो क्या बचता है? देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा एंड 3 4 जा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 2 4 जा 8 एंड 3 1 और 3।
तो अब यहाँ से मैंने जो कॉमन निकाला है वो क्या निकल के आ गया, इन जनरल यहाँ से 6 कॉमन निकल के आ गया, पहली रो में से और दूसरी रो में से। लेकिन आपने जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो जो रो है वो क्या है, आइडेंटिकल है ना। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपको बताएगा, दो रो जो है वो आपके आइडेंटिकल रो है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो हमारा कॉमन का एलिमेंट था, जो हम कॉमन निकालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, मैट्रिक्स में अगर हम लोग करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है ए के, बी के एंड सी के, एक्स वाई जेड और पी क्यू एंड आर, तो आप यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते। आप यहाँ से कॉमन नहीं निकाल सकते हो। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर के नंबर आपका बाहर है, ये आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थी, आपकी प्रॉपर्टी थी आपकी। ठीक है, तो ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के जो है वो सभी एलिमेंट्स के साथ में चला जाएगा, सभी एलिमेंट के साथ में इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पूरे डिटरमिनेंट पे मल्टीप्लाई करने के लिए सारे एलिमेंट्स में इसकी मल्टीप्लाई होती है। जबकि डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर आप लोग मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो वो या तो एक रो में कर सकते हो या एक कॉलम में कर सकते हो, किसी भी में, चाहे पहली रो या पहली कॉलम हो या सेकंड रो या सेकंड कॉलम हो, किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। पूरे सभी नंबर्स में, सभी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती है। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो गलती कर दोगे आप इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रही है, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two terms। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा यहाँ पे। then the determinant can express as sum of two, sum यहाँ पे sum है, as sum of two determinant। ठीक है, तब हम लोग उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। a प्लस 1, b प्लस 2, c प्लस 3, x वाई जेड एंड p क्यू आर। आप देख रहे हैं जो आपकी रो है उसके अंदर सभी एलिमेंट्स के अंदर एक नंबर ऐड हुआ है, मीन्स 1 2 3 इस तरह से नंबर ऐड हुए हैं। तो हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। जो पहले एलिमेंट है आप उसको एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देन डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस के साथ में ज्वाइंट है ये, तो 1 2 3 एक्स वाई जेड पी क्यू आर। आई थिंक आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसके अंदर क्या किया है। अगर यही चीज आपकी कॉलम के अंदर होती है, अगर यही चीज आपकी कॉलम के अंदर होती है, सपोज दैट ए डिटरमिनेंट आपको दे रखा है कि a प्लस 1 b एंड c, x प्लस 2 आपका x और y एंड आपका p प्लस 4 और आपका q एंड r। तो अब आप इसको फिर से दो डिटर्मिनेंट के अंदर ब्रेक कर सकते हो सम के फॉर्म में। देखो माइनस और प्लस दोनों चल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस के लिए हमने प्लस के लिए पहला एग्जांपल ले लिया, ये मैं माइनस के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं माइनस इसमें एडजस्ट कर ही देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस मैंने एलिमेंट ले लिए हैं। तब आप कैसे करेंगे, ए एक्स पी बी, यहाँ पे भी एक्स लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हो गया आपका क्यू एंड सी वाई, और ये हो गया आपका आर एंड माइनस आएगा, और आपका जो नेक्स्ट नंबर है 1 2 3, यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं, बाहर माइनस आ जाएगा, बी एक्स एंड क्यू और सी वाई, और ये हो जाएगा आपका आर। ठीक है, तो हमने कॉलम में हो चाहे आपका रो में हो, हम उसको दो डिटरमिनेंट के सम और डिफरेंस के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, और किसी भी कोई भी आपका क्वेश्चन तो आप उसको बहुत इजी फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हो जब नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है ना, वैल्यू ऑफ एलिमेंट आपकी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, यस। हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर क्या कह रहा है, इफ टू ईच एलिमेंट, टू, ये टू नहीं है यहाँ पर, ये टू नहीं है। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो या एलिमेंट का प्रत्येक अवयव है ना, ईच एलिमेंट की बात हो रही है, इज इक्वल मल्टीप्लाई ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ
अदर रो और कॉलम आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मीन्स इसमें क्या है कि अगर हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, यहाँ पे आपको जो आपको स्टेटमेंट लिखा है वहां से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, मैं इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं जी, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी भी एक रो को किसी दूसरी रो के साथ में ज्वाइंट करना चाहते हैं, अब वो ज्वाइंट चाहे वो सम ऐड करके हो, चाहे सब्ट्रैक्ट करके हो, चाहे मल्टीप्लाई करके हो, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए ध्यान से कि मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया a, 1 2 3 2 1 4 एंड 2 3 1। अब मैं इसके अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूं, है ऑपरेशन और डिटर्मिनेंट जो हमने पहले पढ़ लिया था, अब मैं इसके अंदर ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, और वो ऑपरेशन क्या है कि मैं R1 को चेंज करना चाहता हूं, किस चीज में, R1 प्लस R2 के रूप में। ठीक है, ये जो R1, इसके बारे में बताऊंगा कि ऑपरेशन हम लोग कैसे लगाते हैं। 90% बच्चे स्टार्टिंग में हमेशा अपनी ऑपरेशन को यूज करने में गलती करते हैं, तो जो ऑपरेशन लग करके नया डिटरमिनेंट मिलेगा तो R1 की जगह पर R1 और R2 का सम होगा, तो R1 और R2 को सम को ऐड कर देते हैं। बहुत ध्यान से वर्क करना। अब जब हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे ना, तो हम कॉलम और रो के अंदर बिल्कुल घूम जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, दरअसल जब हम लोग, मैं बता देता हूँ, जब हम लोग कॉलम के अंदर वर्क करते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे वर्क करते हैं, ठीक है, मगर जब हम लोग रो के अंदर वर्क करते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ऐसे वर्क करते हैं जब हम लोग रो के अंदर वर्क करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग वर्क पहले एलिमेंट पे जाते हैं वर्क रो वाइज करने के लिए, तो हम कंफ्यूज होते हैं, यार ये तो कॉलम के एलिमेंट है। दरअसल इसने क्या कहा है, R1 इज टेंस टू R1 प्लस R2, यानी कि इस सारे नंबर्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर में ऐड करेंगे। बट जब हम पहले ही नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं यार ये तो कॉलम वाइज जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, जबकि कंफ्यूजन नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे फिर से 3 हो जाएगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर हमने, क्योंकि सेकंड रो के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं है, थर्ड रो के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं, तो वो एज इट इज बनी रहेंगी। तो ये आपका आ जाएगा 2 1 एंड 4 2 3 एंड 1। यहाँ पे हमने ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस ऑपरेशन को अप्लाई कर दिया है, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी डिटर्मिनेंट की, वो वही वैल्यू निकलेगी जो हमारा पहला डिटर्मिनेंट था। चाहे नंबर इसमें इंक्रीज हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वैल्यू वही निकलेगी फिर भी। ठीक है, वो अपने आप को अपने एडजस्ट कर लेता है अपने आप ही। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। सपोज दैट मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया ये, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं और जनरली यूज करेंगे भी। जब हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे ना, तो हम लोग इन एग्जांपल्स को इन ऑपरेशंस को हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेशंस को अच्छे से समझ लेना। जो आपकी 6th प्रॉपर्टी है ना, वो इसके जो डिटरमिनेंट पे हम लोग ऑपरेशन यूज करते हैं, वो उसी को ही यहाँ पे क्लियर कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और डिटरमिनेंट ले लिया है, 3 4 2 4 6 8 एंड 3 3 1। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक नया ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 R1 इज टेंस टू, या R2 इज टेंस टू, R2 इज टेंस टू 2R1 माइनस R3, 2R1 माइनस R3। ऐसा नहीं कि हम प्लस ही लगाएं, माइनस भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कि हमें अपनी जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या ध्यान रखना है, जिसके अंदर बच्चे स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो गलती क्या करेंगे, और जो आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी रो या कॉलम में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, आप जिस भी रो या कॉलम में ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं, आप अपने ऑपरेशन की स्टार्टिंग उसी से करोगे, किसी और रो या कॉलम से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 1 लिखा था ना, और मैं 2 के अंदर अपना ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी, आपकी 2 रो से ही होगी। तो आपको जो अपना ऑपरेशन लगाना, जो भी आपको वर्क करना है, वो अपनी उस सेकंड रो के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करके करोगे। समझ में आ गई बात। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप R2 के अंदर वर्क कर रहे हो, R2 के लिए ऑपरेशन लगा रहे हो, और आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो R1 से, आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो C1 से, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस रो या कॉलम के लिए आप स्टार्टिंग ऑपरेशन लगा रहे हो,
आप उसी से ही स्टार्टिंग करोगे, चाहे मल्टीप्लाई करके माइनस करो, चाहे आपका डिवाइड करके प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, आप स्टार्टिंग उसी से करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चलिए ऑपरेशन को यूज़ करते और देखते हैं नया डिटरमिनेंट क्या बनता है, क्योंकि मैंने पहली रो के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो 3 4 2 वो एज इट इज रहेगा। सेकंड रो के अंदर ऑपरेशन लगा है, वो क्या है, सेकंड का डबल करके उसमें से 3 को माइनस करते हैं ना, सेकंड का 2 टाइम्स, 4 2 जा 8, 8 में से 3 लेस करेंगे तो मिलेगा 5, 6 2 जा 12, 12 में से 3 लेस करेंगे तो 9, 8 2 जा 16 में से 1 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा यहाँ पे 15। और क्योंकि थर्ड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो 3 3 और 1, ये मेरा दोबारा से एक नया डिटरमिनेंट बन गया है, जो जिसकी वैल्यू आपके पहले वाले डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम लोग रो और कॉलम का भी, एक मिनट, अब हम लोग कॉलम के लिए भी ऑपरेशन का यूज़ मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर मैं इस ही डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम के लिए यूज़ करता हूँ तो कॉलम के लिए कैसे यूज़ होगा देख लेते हैं। C3 इज टेंस टू C3 माइनस 2C1, है ना, प्लस कर लेता हूँ, आसानी से समझ में हो जाएगा आपको, माइनस के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 2C1 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो देख लेते हैं। और एक और ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, C2 इज टेंस टू C2 माइनस C3, C2 इज टेंस टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो ये मैं दो ऑपरेशन एक ही डिटरमिनेंट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो कैसे होंगे। पहले C2 वाला ऑपरेशन, को पहले C2 आएगा ना, तो पहले C2 वाला ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। तो C2 वाला जो ऑपरेशन है वो क्या होगा भैया, C1 में कुछ नहीं करना, 3 होगा, 4 होगा और 3 होगा। ध्यान से देखना, ये वाला डिटरमिनेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया एंड 3 हो गया। C2 में क्या चेंज है, C2 में से C3 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 4 में से 2 लेस होगा 2, 6 में से 8 लेस होगा -2, 3 में से 1 लेस होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। C3 के लिए आपने क्या ऑपरेशन लगाया है, C3 में से C3 को 2 टाइम्स करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा C3 तो यही है आपका, और इसका 2 टाइम्स फिर ऐड करते हुए चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 2 हो गया 10, 6 2 जा 12 प्लस 8 हो गया आपका 20 एंड 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा आपका 7। तो ये मेरा नया डिटरमिनेंट बन गया है। इसके अंदर मैंने दो ऑपरेशन यूज करे हैं, एक C2 के लिए और एक C3 के लिए। फिर भी इसकी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू होगी जो मेरे पहले डिटरमिनेंट की थी। ध्यान रखना, हम कितने ही ऑपरेशन यूज कर लें अलग अलग फॉर्म में, फिर भी हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक टिप्स और दे देता हूं कि हम जब भी ऑपरेशन का यूज करेंगे तो किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर केवल और केवल हम लोग 2 ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते। अब आज का टॉपिक, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिटरमिनेंट टॉपिक था उसके 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है। हमने डिटरमिनेंट की जो डेफिनेशन थी उसको पढ़ लिया है, हमने डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी थी हमने उसको पढ़ लिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग इसमें ज्वाइन कर लोगे जब वीडियो बन जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।